हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आप पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम्स ज़्यादा समय बचे नहीं है एग्जाम्स को। तो इसी वजह से आप लोग के लिए आज हम फिर एक धमाकेदार सेशन लेके आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें सीडीपी पार्ट डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल हम लोग 15 क्वेश्चन एक पार्ट में करते हैं, तो आज भी वही करेंगे। सीडीपी का 1 से 15 तक का क्वेश्चन एक पार्ट में डिस्कस करेंगे और 15 से 30 वो हम दूसरे पार्ट में पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये सीडीपी का 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया गया है और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन इस टाइम एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग फिर हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लर्नर्स हमारे हिंदी वाले हैं। ठीक है, अब ये पहला कथन क्या दिया गया है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। फिर कारण क्या दिया गया है, इसका तर्क क्या दिया गया है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होती है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहती है। तो पहले हम कथन पर चर्चा कर लेते हैं। कथन क्या दिया गया, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो क्या यह कथन सत्य है? यह स्टेटमेंट एकदम से ही इनकरेक्ट है क्योंकि क्या सभी बच्चों की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट सब अलग अलग होता है। सभी बच्चों में अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चे की आनुवंशिकता हमेशा भिन्न होगी। फिर वो उनका परिवेश कैसा है, तो परिवेश का भी उनके डेवलपमेंट पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है कि किस परिवेश में बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास वो किस परिवेश में कर रहे हैं, तो इसका भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से सभी बच्चे आपस में इंडिविजुअल होते हैं। कोई बच्चा जो है खेलने में बहुत अच्छा होगा, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, सभी में अपने अपने टैलेंट होते हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसी वजह से हम उनको समान खाके में रखकर उनकी तुलना नहीं कर सकते कि ये जैसे सब लोग ये ज़्यादा एग्जाम्पल चलते हैं, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी का बेटा, तो ये सही मेथड नहीं है तुलना करने का क्योंकि सभी की कैपेसिटी अलग है, सभी की कैपेबिलिटी अलग अलग है कि वो किस प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। तो इस वजह से ये कथन जो है गलत हो जाएगा। अब कारण क्या दिया गया है, विकास का स्वरूप व गति। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए समान होती है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होती है। तो अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि विकास की गति जो है ये सभी बच्चों के लिए समान नहीं होती है क्योंकि किसी का परिवेश बहुत ही अच्छा है तो वो अच्छा डेवलपमेंट कर जाएगा, किसी का परिवेश अच्छा नहीं है तो वो उसका डेवलपमेंट स्लो होगा डेवलपमेंट, लेकिन उतना बेहतर नहीं होगा। तो इस वजह से विकास की गति एक समान नहीं होती है सभी बच्चों की, और उनके जो सांस्कृतिक परिवेश है उसमें भी समान नहीं होती क्योंकि अब आप देखेंगे मान लीजिए केरल के जो बच्चे हैं वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपना पलते बढ़ते हैं, वहाँ के त्यौहार मनाते हैं, वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे यूपी वाले सब यूपी का कल्चर फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से सांस्कृतिक परिवेश का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट में। तो हम इस सांस्कृतिक परिवेश को नकार नहीं सकते, तो ये तर्क भी इसका गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो इसमें कौन सा, यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश वाले देख लीजिए फिर हिंदी पे आते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो विकास के ये दो सिद्धांत बहुत ही सीटेट के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीटेट वालों का पर्सनली बहुत फेवरेट ये क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, ये दो डेवलपमेंट आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इन दो डेवलपमेंट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या है? इस डेवलपमेंट में बच्चों का विकास केंद्र से सभी दिशाओं की ओर होता है। जैसे केंद्र में क्या होती है? नाभि। तो यहाँ से बच्चे का विकास सभी दिशाओं में बराबर रूप से होता है, पैर की तरफ, फिर ऊपर, फिर हाथों की तरफ बराबर रूप से विकास होता है। तो अगर कोई बच्चा अगर सिर से डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीख जा रही है, तो मतलब विकास सभी दिशाओं में बराबर रूप से हो रहा है। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यही दूसरा, समीप दूर विमुखी, ठीक है। इसको आप इंग्लिश वाला ऑप्शन से याद रखिए तो आपको आसानी होगी एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन सही नहीं है पूछा है, आप लोग इस स्टेटमेंट में जरूर ध्यान दिया करिए कि नहीं पूछा है तो आप नहीं का ही आंसर करिए, वरना आप जो सही रहता वही टिक लगा के आ जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरे में क्या दिया गया? विकास, ऑप्शन पहला देखते हैं, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। तो ये सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोग को समझाया कि कैसे किसी बच्चे का डेवलपमेंट उसकी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है? विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ हद तक हम विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इस बच्चे का जो है यही होगा, लेकिन जो है कुछ हद तक बच्चे के हाव भाव से, बिहेवियर से हम उसका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे चल के कैसा होगा, ठीक है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया? विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। अब देखिए वही पहला वाला क्वेश्चन फिर यहाँ घुमा फिरा के तीसरे में पूछ लिया गया है। इसी वजह से मैं कहती हूँ आप ऑप्शंस को रटिए मत, सभी चारों ऑप्शंस को समझिए, समझ डेवलप करिए, तो आपके सभी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सीटेट में 130 प्लस तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ अगर आपकी पहले क्वेश्चन में डेवलप हुई होगी तो आप देखते ही बता देंगे कि यही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। क्या विकास की दर सभी बच्चों में एक समान होती है? पूरे यूनिवर्सल फैक्टर पे ये अप्लाई कर रहा है कि पूरे यूनिवर्स में सभी बच्चों पर एक समान विकास की गति होती है, तो ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है। तो क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क दिया गया, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो इसमें जो है कथन, पहले कारण पर विचार करते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, तो ये सही बात है। अब जो बच्चा है वो पीयर असेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा, मतलब सहपाठी द्वारा आकलन और सहपाठी द्वारा सीखना। जो उनके जो बच्चे हैं उनकी फैमिली पहला फैक्टर होती है उनके सोशलाइजेशन में। फिर जो उनका स्कूल और उनके दोस्त होते हैं वो उनके सेकेंडरी फैक्टर होते हैं सोशलाइजेशन के। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स से भी तो सीखते हैं, इसी वजह से वो उनकी संस्कृति व व्यवहार करने के तरीके अपने दोस्तों और सोशल मीडिया से सीखते हैं। ये बात सही है, तो कारण सही हो जाएगा। फिर तर्क क्या दिया गया? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये बात भी सही है। अब ये औपचारिक साधन दोस्तों से सीख रहे हैं, ये औपचारिक साधन हो गया, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं अनौपचारिक साधन हो गया, लेकिन सीख रहे हैं दोनों जगह से, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों से
और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट आप लोग भूल जाइए अभी के लिए, सीटेट के लिए, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सीटेट बच्चों के लिए ये अप्लाई नहीं करता कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं सीटेट और सीबीएसई वाले, और बच्चों से एक्सपेरिमेंट करा के और उनको खुद से करा के, जैसे रोल प्ले द्वारा उनको सिखाया जाए, तो वो उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। और उसका जहाँ भी ऐसा कुछ दिखे ऑप्शन में, तो आप उसी को जो है टिक करिएगा। जहाँ आपको ये रट कर सिखाना या अभ्यास करा के सिखाना, इस तरह के ऑप्शन दिखे तो आप तुरंत उसे गलत काट दीजिए। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराए जाए। तो वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराए जाए। तो जहां बच्चों को मौका देने की बात आ जाए, अवसर प्रदान किया जाए, वो ऑप्शन हमेशा ही सही रहता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को हमेशा अवसर दिए जाने चाहिए नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। तो जहाँ बच्चे को अवसर दिए जाने की बात आ जाए, आप क्वेश्चन और ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन हमेशा से ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जीन पियाजे आगे। इनसे भी 2-3 क्वेश्चन जरूर बन जाता है, इन पर ही क्लास में लेके आऊंगी जरूर एक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया पहला ऑप्शन इसमें दिया गया पूर्व परंपरागत अवस्था। तो ऐसा नहीं है। पूर्व परंपरागत अवस्था मतलब क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। जब बच्चे जो है चीजों को सुन के उसका प्रतिबिंब अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मतलब 2 से 7 साल की अवस्था। इसमें बच्चे चीजों को इमेजिन करना सीख जाते हैं। ठीक है, मानव 3 अंकों की समस्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो इसमें ZPD है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मतलब बच्चा जो है खुद से भरसक प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और वो अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसे थोड़ी सी सहायता बच्चे को दे दी जाती है, तो फिर वो अपने टारगेट तक, अपने रिजल्ट तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही सही आंसर हो जाएगा। अब पुनर्बलन तो होगा नहीं। पुनर्बलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुनर्बलन मतलब क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेट करना, किसी चीज में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसे मोटिवेट करिए, पुनर्बलन दीजिए, तो वो फिर से वो काम करने के लिए तैयार हो। तो ये भी नहीं होगा। परिपक्वता नहीं होगा, मैचुरेशन, क्योंकि ये परिपक्वता होती तो उसे वह समस्या नहीं आती, प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर लेता। प्रतीकवाद भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतीकों से थोड़ी खेल रहा है, संख्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। अच्छा, अभी पूछा गया लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ज्ञान के निर्माण की सक्रिय अवस्था है, या ज्ञान की प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो अभ्यास व दोहराव पहले ही गलत हो जाएगा। ये इन्होंने अभ्यास व दोहराव की कहीं बात ही नहीं की है वाइगोत्स्की ने।
वाइगोत्स्की ने हमेशा उसकी सोशल और सोशलाइजेशन और कल्चर इसकी बात की है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभ्यास तो हमेशा गलत ही रहता है। उद्दीपन प्रक्रिया के संबंध में तो उद्दीपन की भी बात नहीं की गई है। तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। तो ये पूछ रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग है जब ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तभी कुछ भी सीख सकता है, कोई भी बच्चा हो। अगर वो पैसिवली बैठा है, क्लास में कुछ सिखाया जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो पैसिव है, तो उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। अगर वो बच्चा एक्टिव है तभी सीख सकता है। तो इसी वजह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें निष्क्रिय आ गया मतलब पैसिव, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, तो हिंदी में चलते हैं। आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ये गुड बॉय गुड गर्ल वाली बात हो गई ना। कोई बच्चा चोरी इस वजह से नहीं करता कि समाज के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से वो चोरी नहीं कर रहा। तो क्या कर रहा है वो? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार वह एक गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें है पूर्व पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक नहीं, इसमें पारंपरिक है। ये लॉरेंस कोलबर्ग के पारंपरिक नैतिक विकास के चरण पर है। सभी बच्चे ये करते हैं कि वो समाज या अपने माँ बाप को या किसी के भी पूरी फैमिली की नज़रों में अच्छा बनने के लिए कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करते जिससे जो है उन्हें समाज में हे दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। कोई छोटा बच्चा रहता है, अगर हम उससे एक गिलास पानी मांगेंगे वो नहीं देगा, लेकिन अगर हम उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दें, तुरंत वो अपनी और तारीफ करवाने के लिए वो गिलास पानी ला के हमें दे देगा। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग का यही है, नैतिक विकास का पारंपरिक चरण होता है जिसमें बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पहला दिया गया है। और दूसरा दिया गया पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है, ऐसा नहीं है। अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं और जो है प्रगतिशील शिक्षा दे रहे हैं, तो पाठ्य पुस्तकों से ध्यान हटाकर उन्हें रियल लाइफ से सिखाया जाता है और चीज़ों को एक्सप्लोर करके सिखाया जाता है, ना कि पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान लगाकर। फिर तीसरा है बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय होती है। तो बैठने की व्यवस्था से प्रगतिशील कक्षा का कुछ लेना देना नहीं है। फिर पाठ्यचर्या मानकीकृत होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी कई बार क्वेश्चन में बताया है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम या सिलेबस ये कोई सही विकल्प नहीं है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? हमेशा करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हमेशा उस तरह के मूड में नहीं होते कि जितना उनको काम मिले या जितना वो उनको करने को कहा जाए वो करेंगे ही। इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए करिकुलम में। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। क्या है कि सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। प्रगतिशील कक्षा वही है जिसमें बच्चे समाज से सीखते हैं। समाज में ही उनके सहपाठी भी आते हैं, उनके अध्यापक भी आते हैं, उनके माता पिता और परिवार भी आता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में वही होता है कि जो बच्चे अपने इन सभी आस पड़ोस की चीजों से सीखें। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एम्फसाइजेस ऑन, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फिर हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है? पहला दिया गया लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि हमेशा बच्चों के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए।
हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, लचीलापन आ गया, तो यही सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, मतलब एक आप ये बच्चे के लिए एक धारणा बनाइए कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो अपने आस-पास से सीखे, अपने माता-पिता से सीखे और अपने सहपाठियों से सीखे, अध्यापक से सीखे और करके सीखे, देख कर चीज़ें सीखे, ना कि टेक्स्ट बुक आधारित ज्ञान दिया जाए बच्चों को। इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि बच्चे किताबों से सीखें या फिर उनको रटा कर सिखाया जाए। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप सीडीपी का 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख भी रहेंगे वही चीजें बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इंग्लिश वाले देख लीजिए क्वेश्चन, फिर हिंदी पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? और हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला दिया गया मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता। बुद्धि का आलेख पूछ रहा है, वो भी अंतर्वैयक्तिक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा दिया गया है दूसरे के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता। तो अंतर्वैयक्तिक जो है, इसको आप हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा, इसको आप इंग्लिश में याद करिए। तो ये इंटरपर्सनल जो है वो दूसरों के विचारों को समझने की प्रक्रिया होती है, और इंट्रापर्सनल खुद के विचारों को समझने की प्रक्रिया होती है। इंटरपर्सनल दूसरों के, इंट्रापर्सनल स्वयं के। तो ये यहाँ इंटरपर्सनल दिया गया, तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? पहला दिया गया है भाषा, दूसरा दिया गया है परिकल्पना, तीसरा दिया गया है स्कीमा का विकास, और चौथा दिया गया है इनाम व सजा। तो इनाम और सजा ये वाइगोत्स्की की नहीं है, इसमें वाइगोत्स्की की संरचनावाद में इन्होंने भाषा पर विशेष जोर दिया गया है, लैंग्वेज पर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये which of the following tools should a teacher use to assist children learning? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिर हिंदी में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला दिया गया कक्षा में की गई अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया तो बच्चों में कराई ही जाती है कक्षा में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। मैंने आप लोग को कई बार बोला है, बार बार यही बोलती हूँ कि बच्चों को खुद से करके सीखना चाहिए और इसी पे जोर दिया जाना चाहिए। तो अंतःक्रिया बच्चे, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया परियोजना। तो परियोजना मतलब किसी भी चैप्टर को बढ़ाने के लिए या कुछ भी सिखाने के लिए एक परियोजना तैयार करना, ये भी एक सही विकल्प हो जाएगा। फिर क्या है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो हमेशा से ही एक पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी तरह के अचीवमेंट्स, क्वालिटीज, सारा कुछ, और जो भी अभी तक बच्चे ने अचीव किया है और जो उसकी कमियां हैं, सारा कुछ एक पोर्टफोलियो में लिखा रहता है। एक वो फाइल की तरह होती है, हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो होता है। तो ये बच्चों को समझने में और उनकी लर्निंग अच्छे से कराने में टीचर को बहुत हेल्प करता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चौथा क्या दिया गया? आत्म आकलन। सेल्फ असेसमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा फैक्टर है, तो इस वजह से ये चौथा भी सही हो जाएगा। तो इसमें तो चारों सही हो जाएंगे। कोई ऑप्शन है चारों सही? हाँ, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि ये इसमें चारों फैक्टर सही है। इन चारों तरीकों को शिक्षिका को इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंग्लिश वाले देख लीजिए, हिंदी पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? अब मूल्यांकन का उद्देश्य पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला दिया गया विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। मूल्यांकन का सबसे
एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसको फाइंड करना और उनकी सीखने में कैसे मदद की जा सकती है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं तो हमें उसे सुधारेंगे कैसे। तो यही सही ऑप्शन है कि बच्चे की गलती को फाइंड करना और उन्हें कहाँ मदद दी जानी चाहिए तो हमें वो मदद प्रोवाइड करना। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, तो तुलनात्मक अध्ययन हमारा तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, बच्चे की असफल पहचान की जा सके। तो बच्चे की कमियां देखकर उसे बच्चों को असफल घोषित करना ही टीचर का लक्ष्य थोड़ी होता है। और वैसे भी अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो वो बच्चा असफल नहीं हो रहा, वो टीचर ही असफल हो रहा है कि वो बच्चे को ठीक तरह से सिखा नहीं पा रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या दिए, विद्यार्थियों को रटने की क्षमता की जानकारी। अब यहाँ रटना आ गया। मैंने आप लोग को हमेशा से बताया है कि रटना एक निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ रटना दिखे तुरंत आप इसको गलत काट दीजिए। तो इस तरह हमने चारों ऑप्शन देख लिए, यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई? इतना आसान पेपर था कि आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से अचीव कर लें। फिलहाल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वैसे मुझे पता है आपको पसंद ही आया है, तो लाइक करिए जल्दी से और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये आपका इसमें कुछ नहीं जाता, आप लोग के लिए फ्री है, लेकिन हम लोग का मोटिवेशन इससे बहुत ही हाई हो जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।